क्या कर दिए थे? आ रही है ना? तो अब हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि यहीं पर मान लिया जाए कि प्रियम्बल खत्म हो गया। ठीक है, क्या ऐसा नहीं होगा? मतलब 2-4 दिन और चलने दे। हाँ, ये बतलाओ, मतलब अपने ऊपर मत लेना। बच्चा जब यहां पर आता है, नहीं तो फी जो है टेस्ट वो चाहता है मैकडोनाल्ड वाला मिले ना, प्रमोद वाला टेस्ट मिले, नहीं? और फी जो देना चाहता है वो रोड पर जो समझे, छोले कुलचे से लेकर के रसगुल्ला मिलता है, और उसमें भी कोशिश करता है बार्गेन करके कुछ कम करवा ले। नहीं, मैं ऐसा करूंगा नहीं, इसके लिए निश्चिंत रहे, क्योंकि वो आदत भी नहीं है। हो सकता है 2-4 दिन हिम्मत जुटा करके मैं कर भी लूं, 5वें दिन से मुझे खुद लगेगा कि मैं अपने रोल के साथ जस्टिस नहीं कर रहा। और जिस मोमेंट पर ये महसूस होगा मुझे कि मैं अपने रोल के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, तो उसके बाद 2 ही चीजें हैं। लगता है अब हम लोगों को भी पाकिस्तान भेजने की तैयारी करनी होगी, लेकिन पाकिस्तान भी सुरक्षित कहाँ है, समझे? तो मैं कोशिश करता हूँ, प्रश्नों के जरिए प्रश्नों को पिक करता हूँ। अभी तक की चर्चा में आपको कुछ भी पूछना है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो खुल करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, अरे देखना नहीं है, आप जो पूछना है पूछ लीजिए, रखिए अपने पास से। अभी तक जो चर्चा की वहां तक में कोई डाउट है किसी भी रूप में? हाँ, प्रश्न बोलिए तब। बोलिए, कहाँ का प्रश्न है? नहीं, किस कब का है ये मैं पूछ रहा हूँ। बताइए कि संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार हाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हाँ हाँ ठीक है। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना हाँ, संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है। उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। सिक्स एथ बीपीएससी के हैं। एक मिनट, एक बार इसका अंग्रेजी वाला बोलेंगे, है कि नहीं के पास? नहीं, क्वेश्चन बैंक किन्हीं के पास नहीं है? जल्दी लेके अपने रहो यहाँ और क्वेश्चन बैंक को रखो। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर मेरे साथ चल रहे हैं ना, आप अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो पहली चीज मैं कहूंगा, प्रश्नों को देख के घबराना बंद करें।
ठीक है, चाहे मैं शॉर्ट में निकला हूं, चाहे मैंने लंबा क्लास लिया हो किसी टॉपिक पर, दोनों ही स्थितियों में मैं बात कर रहा हूं। प्रश्न अगर आपके सामने है तो आप ये चीज मान करके चलें कि आप उस प्रश्न को इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में हैं। बैठ के बोल दीजिएगा ना, ठीक है। प्रश्न है, इसमें तो ये प्रश्न नहीं है। एक मिनट, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, 68 नहीं है, 67 में देख लेता हूँ। अब 67 भी नहीं है क्वेश्चन है सामने, देख के आए हैं। तो हमने ग्रुप में, अपने से कोई मैराथन वाले ग्रुप में नहीं था ना, या था? अब अभी मैनेज कर लें, मैं ग्रुप में आज ही प्रश्न डाल देता हूँ। है, इसने लाया भी है तो आधा अधूरा क्वेश्चन बैंक। लिखिए, एक्सप्लेन हाउ द preamble of Indian Constitution, explain how the preamble of Indian Constitution presents roadmap of motives of the Constitution. Roadmap of motives of the Constitution. ठीक है, अब गौर करें, अब बंद कर दें ना, एक दो शब्द इधर उधर होगा, चीजें आपके सामने मौजूद हैं। कल जो मैंने चर्चा की आपके साथ, उसी चर्चा से अपनी बातें मैं शुरू करना चाहूंगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका प्राइम मोटिव क्या होगा? प्राइम मोटिव उसका क्या होगा? तो सिंपल सी चीज है, एक शेर याद रखें। जैसे अभी आप लोगों का प्राइम मोटिव क्या है, अगर आपकी बात मैं करूं, क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, संकोच मत कीजिए बोलने में। हाँ, एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट about the goals of the constitution. ठीक है, blueprint about the goals of the COI. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपका उद्देश्य क्या है, अब चूंकि ग्रुप सी निबंध का जो है, क्या है, ग्रुप सी निबंध का जो है वह आपको देसी कहावतों पर आधारित है,
टॉपिक उसी पर होते और उसी पर निबंध लिखने होते। तो एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करना चाहूंगा। छोटी सी कहानी यह है कि जब हम लोग छोटे थे, और विशेष करके ये समस्या हम लोगों के फेज में भी हम लोगों ने देखी और अपने बाद वाले फेज में भी देखी, 1990s के दशक में। नहीं तो हम लोग 1980s में स्कूल में थे और हमारा नेक्स्ट जनरेशन 1990s में स्कूल में पहुंचा। तो पता चला कई बार क्या होता था कि मास्टर साहब ने अगर पिटाई कर दी, और पिटाई करने वाले मास्टर अगर लोअर कास्ट के हैं, समझे, तो उस स्थिति में उनकी सामत है। तो कई बार क्या होता था, जो गार्जियन मूर्ख होते थे, जो गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है, उनके साथ क्या समस्या आती थी, कई बार बच्चा अगर उनके यहां पहुंचा, झूठ सच बोला, तो सीधे उसी अपने फ्री स्टाइल में, जिस स्टाइल में घर रहते हैं उस स्टाइल में स्कूल पहुंचे। उसके बाद तब मास्टर साहब की सामत आनी है। तो एक कहावत यूज होता था, खबरदार जो हमारे बच्चे को मारा, बचते जीते तो बोतुओ बहाय के खैते। अब आप में से कितने लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं कह सकता। नहीं, इसका मतलब समझ में किसी की आए क्या? नहीं, मतलब सिंपल सी चीज है। पहले क्या होता था, पहले अगर आप देखें तो बैल वगैरह में बछड़ा होता था, भैंस में पारा अगर होता था, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ लोग उसको क्या करते थे, उस पारा को सांड के रूप में डेवलप होने देते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर बकरी है तो बच्चा मेल चाइल्ड हुआ, बकरा हुआ, तो बकरे को बोतू के रूप में डेवलप होने देते थे। तो सांड या बोतू का काम क्या था? ठीक है, तो उस बकरी के नेक्स्ट जनरेशन का आधार तैयार करना। तो कई बार आप देखें पहले खुले होते थे, और कुछ लोग अगर बेहतर ब्रीड को डेवलप करते थे तो उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था कि वो जो है पैसा वसूलते थे और उस पैसे के एवज में सांड को उपलब्ध करवाते थे या बोतू को उपलब्ध करवाते थे, ताकि जब बकरी प्रेग्नेंट हो, गाय प्रेग्नेंट हो या भैंस प्रेग्नेंट हो, तो जो ब्रीड आए वो बेटर क्वालिटी का ब्रीड आए। समझे? तो कंटेक्स्ट वही है कि अगर बच जी गया तो बोतू बहा के भी जिंदगी गुजार लेगा, खा पी लेगा। और निदा फाजली का एक शेर है, घर सजाने को तसब्बुर अभी बाकी है, घर सजाने का तसब्बुर अभी बाकी है, सवाल यह है कि घर बचाएं कैसे। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वह कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइम मोटिव क्या होगा, प्राइम पर्पस क्या होगा। कल मैंने इसकी चर्चा की थी आपके साथ। लेकिन होता क्या है, एक होलसम चर्चा में कई बार जानते हुए भी चीजों को हम बहने देते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। पकड़ने के लिए, डिस्कशन में से चीजों को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होता? प्रश्नों तक पहुंचना होता और प्रश्नों के जरिए टॉपिक को अप्रोच करना होता। तो किसी भी देश के संविधान के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो उसका प्राइम मोटिव होता है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को इंश्योर करना।
और कुछ कुछ काम कहूं तो करेंगे, अगर पढ़ने के लिए कुछ कहूं तो पढ़ेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो इतिहास पढ़ें, जाकर के इतिहास पढ़ें। नहीं, ये जो विदेशी आक्रांता आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो संख्या में तो वो थोड़े थे, चाहे मुसलमान आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, या उनके पहले शक, कुषाण, हूण, ग्रीक, पार्थियन, इंडो ग्रीक आए हों, संख्या में थोड़े थे, संख्या में हम बड़े थे। नहीं, अगर हम चाहते तो प्रतिरोध कर सकते थे, लेकिन हम प्रतिरोध क्यों नहीं कर पाए? इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे रीजन यह था कि राजा और प्रजा के बीच एक डिस्कनेक्ट था। और राजा और प्रजा के बीच डिस्कनेक्ट क्यों था? क्योंकि राजा प्रजा के प्रति संवेदनशील नहीं थे। शासक अगर शासित के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, रूलर अगर रूल्ड के प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे, कंसर्न्ड नहीं होंगे, सिंपैथेटिक नहीं होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में रूलर और रूल्ड के बीच डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और रूलर और रूल्ड के बीच डिस्टेंस जब बढ़ेगा, जब वो कट ऑफ होंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर देश के सामने कोई संकट उत्पन्न होता, तो जनता उसको देश के सामने संकट की बजाय वो किस रूप में ले लेगी? शासक वर्ग पर संकट के रूप में लेगी। और जब वह शासक वर्ग पर संकट के रूप में लेगी, तो वो उसके प्रति रेस्पॉन्सिव नहीं होगी। अब बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है। तो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए आवश्यकता किस बात की होगी? तो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि एक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया जाए, ensuring the dignity of individuals, और दूसरी आवश्यकता किस बात की होगी? दूसरी आवश्यकता होगी सच्चे बंधुत्व की भावना का विकास हो। सच्चे बंधुत्व की भावना का विकास हो। अब इस बात को समझिएगा, ये 69 का है ना? ठीक है। अब अगर हम जाकर के देखें, अगर प्रियम्बल को पढ़ें, तो प्रियम्बल शासन के आदर्शों की चर्चा करता है और वह क्या राज्य से अपेक्षा करता है। राज्य से वह अपेक्षा करता है कि स्टेट एक और नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करे एंड एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो वह उससे इंश्योर एक्सपेक्ट करता है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंश्योर किया जाए और फ्रैटर्निटी को इंश्योर किया जाए देशवासियों के बीच। और इन दोनों की शर्तें क्या हैं? इन दोनों की शर्तें हैं, इन दोनों को इंश्योर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक न्याय को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। इंश्योरिंग जस्टिस
और कल जब मेरी आपके साथ चर्चा हो रही थी तो अपनी चर्चा के क्रम में हमने क्या कहा था? इंश्योरिंग जस्टिस whether it is social or it is economic or it is political. चाहे सामाजिक न्याय की बात करें, चाहे आर्थिक न्याय की बात करें, चाहे हम राजनीतिक न्याय की बात करें, जब तक हम जस्टिस को इंश्योर नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें इनजस्टिस डिसकंटेंट की ओर ले जाता, डिसकंटेंट जो है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा उत्पन्न करता है, नंबर 1। नंबर 2, इनजस्टिस जो है फ्रैटर्निटी के डेवलपमेंट के रास्ते में बिगेस्ट कंस्ट्रेंट है। इस बात को ध्यान रखें। भाई भाई के बीच प्रेम कब होता है? जब एक भाई दूसरे भाई का हक मार ले तब वह प्रेम होता है, या जब एक भाई जो सक्षम है वो दूसरे भाई के प्रति लिबरल अप्रोच के साथ सामने आए। मेरी बातें समझ रहे नहीं? तो जस्टिस जहां फ्रैटर्निटी को इंश्योर करने में सहायक है, न्याय जहां, क्या मधु बात समझ में आ रही है? बीच बीच में गैप देती चलोगे ना तो मेरी बातें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। गैप था ना तो बाद में मत कहना आनी मानी दोस्त ने कौआ का भरोस ने। तो अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो मैं चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, और अगर रेगुलरिटी अपने फ्रंट पर इंश्योर करोगी तो चीजें तुम्हारे लिए आसान होंगी। ये बात ध्यान रखना। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इनजस्टिस फ्रैटर्निटी के रास्ते में बिगेस्ट कंस्ट्रेंट है, और जस्टिस फ्रैटर्निटी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सहायक बनकर आता है। अब दूसरा प्रश्न जो यहां पर उभर करके आता, ठीक है, सवाल यहां पर यह होता है, कल हमने विस्तार नहीं दिया था, यहां पर हमें सामाजिक न्याय की बात की। हमेशा ध्यान रखें न्याय की प्राथमिक शर्त क्या है? जस्टिस कांट बी इंश्योर्ड विदाउट इक्वलिटी। इक्वलिटी जस्टिस का प्री कंडीशन है, और यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इक्वलिटी जस्टिस का प्री कंडीशन है, और जब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, अगर प्रीएम्बल में जाकर के देखें तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करें, जब हम न्याय के कंटेक्स्ट में समानता की बात करते या हम समानता की बात करते, तो इक्वलिटी के दो कंटेक्स्ट हैं। एक कंटेक्स्ट है कि इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 है, जो राइट टू इक्वलिटी को इंश्योर करता, और इक्वलिटी का दूसरा कंटेक्स्ट जो है एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी को रेस्पोंड करना। तो यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे, एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी को रेस्पोंड किए बिना विद्यमान विभेद को इफेक्टिव तरीके से अभी समय लगेगा, इतनी जल्दी तुम्हारी कलम चली थी? हाँ, लेकिन यह भी जरूरी है कि बगल वाले को याद दिलाया जाए कि हाथ भी चलानी है। तो एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी को रेस्पोंड किए बिना जो है इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण नहीं किया जा सकता है। बातें ये चीज स्पष्ट हुई नहीं? तो इसलिए जस्टिस का प्री कंडीशन क्या है? इसलिए आप देखें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी की ही चर्चा नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की ही चर्चा नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट की ही चर्चा नहीं है, बल्कि
उसके एक्सेप्शंस, उसके अपवाद किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते, उसके अपवाद जो है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते। हिंदी में उसके अपवाद सकारात्मक विभेद की बात करते हैं, उसके अपवाद संरक्षणात्मक विभेद की बात करते। मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जिसका इंटेंट क्या हो, ऐसा विभेद जिसकी मंशा क्या हो, विद्यमान असमानता को दूर करते हुए समानता को बहाल करना। आरक्षण क्या है? उसी का तो तरीका बन करके आता। अब बातें समझ में आई या नहीं? लेकिन सवाल यह उठता कि इक्वलिटी की जो बात हम यहां पर कर रहे हैं, ये बात समझ में आई कि इस इक्वलिटी के दो डायमेंशन होंगे, समान अवसर, समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। एंड एट द सेम टाइम विभेद, विद्यमान असमानता का अंत। नहीं, एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी। अब फिर थोड़ा सा समझें, जब हम सामाजिक अन्याय की बात कर रहे हैं, क्या अब हमारी चिंता छोड़ दें ना, दिक्कत यह है कि वहां भी एरर दिखा रहा है। अनुज, हाँ आवाज चली गई। अब आप यहां पर एक चीज को देखो तो उसमें एरर दिखा रहा है, एक बार ऑन करके ऑफ करो। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में वहां नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो यहां पर चीजें क्या इमर्ज करती हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे समाज में जो विभेद है, ठीक है, जहां विभेद होगा डिस्क्रिमिनेशन होगा, वहां पर इनजस्टिस भी होगा। तो जो सोशल इनजस्टिस है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके फॉर्म क्या है, ठीक है। तो अगर उसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो पहली चीज जो वहां पर आती है वह आपको है, जैसे आप देखेंगे हमारा कास्ट सिस्टम जो है, जो हमारी जाति व्यवस्था है। तो अगर जाति व्यवस्था के कंटेक्स्ट में देखें तो जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन को आधार प्रदान करती हुई आती है। दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट क्या है, उसको पहले ये होने दो। दूसरा कंटेक्स्ट क्या है? तो दूसरा कंटेक्स्ट है जैसे एक जेंडर वाले डायमेंशन को देखें। नहीं, घर में जाकर के हम देखें तो हम क्या पाते हैं, मां अगर सही भी बात बोलती तो पिताजी धोप लेते हैं। यद्यपि अब धीरे धीरे ये काम मुश्किल होता जा रहा है। क्या पहले ब्याह के पहले डिवोर्स लेकर से तैयार रहना, सब तो इसको ओपन ही रहना, ठीक है। अब अगर आप जाकर के देखें दादा जी सही भी बोल रहे हैं तो धोप करके चुप, दादी सही भी बोल रही हैं तो धोप करके दादाजी चुप करवा लेते। तो दो प्रिवेलिंग सोशल इनजस्टिस के एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे। नहीं, सोशल इनजस्टिस का ही एक डायमेंशन होगा, वो प्रिवेल रिलीजियस लाइन पर भी करता है। ये जो आजकल हिंदू मुसलमान चल रहा है, नहीं अभी देखेंगे ना, एक ये वायरल एक इंटरव्यू आया है जिसमें पहलगाम आतंकी घटनाक्रम में जो शहीद सैनिक हैं उनकी विधवा के द्वारा अपील की गई है
कि इस घटना का इस्तेमाल मुसलमानों और कश्मीरियों के विरुद्ध हैट्रेड को स्प्रेड करने के लिए नहीं किया जाए। तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी थी टूट पड़ी है उन पर, समझे। तो ये किसकी ओर इशारा करता। दूसरा टर्म है इकोनॉमिक इनजस्टिस। इकोनॉमिक इनजस्टिस, अभी कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी की बातें सुन रहा था, तो उन्होंने तेलंगाना मॉडल की बात उठाई। कहा कि कास्ट सेंसस का मॉडल जो है वो क्या होना चाहिए, इसको हम तेलंगाना से हम इंपोर्ट कर सकते, तेलंगाना में जिस मॉडल को अपनाया गया है। तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया, गौर कीजिएगा इसमें, और ये बड़े जेन्युइन प्रश्न हैं। उन्होंने प्रश्न ये उठाया कि वहां पर एक स्टडी हुई और ये देखा गया कि जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में व्हाइट कॉलर जॉब जो होता है, चाहे प्रबंधन के रूप में या आप का लें, सीईओ का लें, मैनेजरियल टीम का लें, सीनियर मैनेजर के स्तर पर जाकर के देखें या अदर ऑफिशियल रैंक के स्तर पर, तो वहां पर जाकर के देखेंगे आदिवासी, वहां पर जाकर के देखेंगे पिछड़े, वहां पर जाकर के देखेंगे दलित नहीं के बराबर हैं। वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर आपको भरे परे मिलेंगे, या तो सवर्ण मिलेंगे या इंटरमीडिएरीज कास्ट के लोग वहां पर मिलेंगे। लेकिन एक टर्म आजकल काफी पॉपुलर हुआ है, गिग वर्कर्स, ठीक है, जो डेली वेजेज, जो टेम्पररी नेचर के वर्क हैं, डेली वेजेज वर्कर्स हैं, उनके लिए गिग वर्कर टर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप देखें गिग वर्कर के रूप में कौन काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे दलित, आदिवासी, पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, उनकी तादाद वहां पर बहुत ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये भी तो एक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशल है, जो इकोनॉमिक है। आज अगर आप जाकर के देखें, सुबह पटना की सड़कों पर आप निकल जाएं, ठीक है, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हैं कर्मचारी आपको सड़कों पर मिलेंगे साफ सफाई करते। आप जरा जो सफाई कर्मी हैं, जरा जाकर के उनकी जाति पता करें। आप अगर जाकर के देखें, मेन हॉल को साफ करने वाले जो मेहतर हैं, सफाई कर्मी हैं, उनकी जाति आप पता करें। और आज के कंटेक्स्ट में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि ह्यूमन को जो है मेन हॉल में उतारने की जरूरत नहीं है। वहां पर टेक्नोलॉजी को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो बड़े इफेक्टिव तरीके से और आसानी से मेन हॉल की सफाई। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, आप पता कर लें आंकड़े कि मेन हॉल में उतरने के कारण, चूंकि मीथेन गैस का वहां से रिसाव होता है, उसमें कितने लोगों की जानें जाती है। और आप इसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इंटरप्रेट करें कि मेन हॉल की सफाई के क्रम में जान देने वाले जो कर्मचारी हैं, उसमें कितने सवर्ण हैं, उनमें कितनी मध्यवर्ती जातियों से हैं, उनमें से कितनी अन्य पिछड़ी जातियों से हैं, उनमें से कितने दलित हैं, उनमें से कितने आदिवासी। तो ये एक फॉर्म ऑफ इनजस्टिस है जो प्रिवेल कर रहा है, लेकिन जो विजिबल नहीं है, जिसको हम देखने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करें। तीसरा कंटेक्स्ट है पॉलिटिकल इनजस्टिस। पॉलिटिकल इनजस्टिस का कंटेक्स्ट क्या होगा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के स्तर पर उनकी मौजूदगी। और अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो वहां पर भी स्थिति आपको भयावह ही दिखाई पड़ेगी। यद्यपि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद और SC ST के संदर्भ में तो विधायिका में आरक्षण पहले से है, तो आप देखेंगे SC के रिप्रेजेंटेशन समुचित और पर्याप्त है, क्योंकि उनको जनसंख्या के अनुपात में संसद और विधानमंडल में, मतलब लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। SC के कंटेक्स्ट में उनकी जनसंख्या के अनुपात में संसद, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है।
लेकिन पिछड़ों को यह आरक्षण नहीं है, अति पिछड़ों को यह आरक्षण नहीं है, महिलाओं को यह आरक्षण नहीं था, अल्पसंख्यकों को यह आरक्षण नहीं था, उनकी भागीदारी के स्तर को देख ले। तो ये ए फॉर्म ऑफ क्या है? ये जो है ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इनजस्टिस है, नहीं? और इसी के कंटेक्स्ट में यहां पर बात की जा रही है किसकी? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज सोशल अपॉर्चुनिटी, वेदर इट इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वेदर इट इज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। इस लार्जर कंटेक्स्ट में रखकर देखे जाने की जरूरत है। और इसकी बात करता है ना प्रियम्बल, या नहीं करता है? तीसरा कंटेक्स्ट क्या उभर कर आता है? तीसरा कंटेक्स्ट उभर करके आता है कि अगर आपको जस्टिस इंश्योर करना है, अगर न्याय की प्राथमिक शर्त है समानता, तो दूसरी बात मैं कहूं, न्याय और समानता की प्राथमिक शर्त है क्या? स्वतंत्रता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करता है? स्टेट से यह एक्सपेक्ट करता है कि वह लिबर्टी को इंश्योर करने की कोशिश करे, नहीं? इस पर भी कल हमने विस्तार से चर्चा की। अब लिबर्टी और इक्वलिटी के अंतर संबंध को समझें। ठीक है, अब एक उदाहरण मैं देता हूं। बाघ और बकरी दोनों को हमने खड़ा कर दिया, नहीं? दोनों को भिड़ने दे दिया, हमने कहा हम तटस्थ हैं, नहीं? तो दोनों के प्रति हमारा समान ट्रीटमेंट दिख रहा है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। लेकिन इज इट इन रियल सेंस इक्वलिटी? क्यों? क्योंकि हमारी यह तटस्थता किसके पक्ष में जाएगी? जो मजबूत है उसके पक्ष में जाएगी। एक बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करता हूं, और एक कंपनी का सीईओ भी मेहनत करता है। और एक सिचुएशन इमेजिन करें, समान मेहनत करता है, मतलब 10 घंटे की मेहनत मैं भी करता हूं, 10 घंटे की मेहनत रिक्शा वाला भी करता है, और 10 घंटे की मेहनत सीईओ भी करता है। सवाल यह उठता, क्या इस आधार पर तीनों को एक ही सैलरी दी जाए, यह उचित है क्या? क्योंकि तीनों के पोटेंशियल अलग अलग हैं, तीनों की योग्यता और प्रतिभा अलग अलग है। उस पोटेंशियल, उस क्वालिफिकेशन, उस टैलेंट के हिसाब से तीनों की प्रोडक्टिविटी क्या है? अलग अलग है, नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है क्षमता, योग्यता, संभावनाओं, क्षमता, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से अवसर, उपयुक्त अवसर उपलब्ध करवाना। अब बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, सवाल अब यहां पर यह उभर करके आता, सवाल यहां पर यह उभर करके सामने आता कि यह सब कहां संभव होगा और कैसे राज्य में संभव होगा। लिखनी वही बातें हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से प्रेजेंटेशन कैसा क्या होगा? प्रेजेंटेशन प्रश्न के हिसाब से बदल जाएगा, नहीं? तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है लिबरल स्टेट
उदार राज्य, और इसके लिए जरूरी है सोशलिस्ट स्टेट। समाजवादी राज्य। अब आप इसको समझें। उदार राज्य की प्रतिबद्धता किसके प्रति होगी? जो लिबरल स्टेट होगा। लिबरल शब्द का इस्तेमाल प्रियम्बल में नहीं है, लेकिन लिबरलिज्म के वैल्यू को प्रियम्बल आत्मसात करता हुआ आता है। जैसे अगर आप देखें तो जो उदार राज्य होगा वो कैसा होगा? तो जो उदार राज्य होगा वह आपको लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा। जो उदार राज्य होगा वह कैसा होगा? तो गणराज्य होगा। जो उदार राज्य होगा वो कैसा होगा? तो उदार राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। वह सेकुलर स्टेट होगा, वह रिपब्लिक होगा, वह डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। और जो उदार राज्य होगा, हमेशा यहां पर ध्यान रखें, जो लिबरल स्टेट होगा, तो लिबरलिज्म का फोकस दो चीजों पर होता है। लिबरलिज्म का फोकस दो चीजों पर होता है। एक, लिबर्टी पर इसका जोर होगा, और दूसरा, व्यक्ति पर इसका जोर होगा, इंडिविजुअल को फोकस करेगा। बातें स्पष्ट हो रही हैं? नहीं? ठीक उसी प्रकार अगर सोशलिस्ट स्टेट होगा तो सोशलिस्ट स्टेट कैसा होगा? वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। और कल्याणकारी राज्य की खासियत क्या होगी? जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके फेवर में स्टेट क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। नहीं? हाशिए पर के समूह, वंचित समूह के पक्ष में हस्तक्षेप करेगा। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जो सोशलिस्ट स्टेट होगा उसका जोर किस पर होगा? इसका जोर समानता पर होगा। जो सोशलिस्ट स्टेट होगा उसका जोर न्याय पर होगा, जस्टिस पर जोर होगा, इक्वलिटी को वो फोकस करेगा। और जो सोशलिस्ट स्टेट होगा वो समूह या समाज को फोकस करेगा। देखिए था प्रियम्बल पर कल जो हमारी चर्चा हुई वो चर्चा इसी के इर्द गिर्द हुई ना। लेकिन यहां पर हमने क्या किया? आज का एक रेफरेंस दूंगा। अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी क्लास के जस्ट आधे घंटे पहले। अभी मेंस उसने दिया है और हमारे मैराथन कोर्स को उसने ज्वाइन किया था। तो उस बच्चे से बात हो रही थी तो उस बच्चे ने कहा कि सर मेरा पेपर अच्छा गया है। करीब करीब हमने 870 या 880 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। हमने कहा चलिए अच्छी बात है ये, क्योंकि पहली चीज आप इस चीज को समझें, पेपर कंप्लीट करने की स्थिति में होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा हो ही जाएगा,
लेकिन होने की संभावना बढ़ जाती है, इसे डिनाई नहीं करूंगा। फिर उस बच्चे ने कहा कि सर स्टैट में हमने 1.25 घंटे का समय दिया, 1 घंटा 15 मिनट। तो अगर आपने 1 घंटे 15 मिनट का समय स्टैट में दिया, यूजुअली हाफ एन आवर मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, क्या प्रिस्क्राइब टाइम देखें तो आपको स्टैट के लिए मुश्किल से 22 दूनी 44 मिनट का समय मिलेगा, उससे भी थोड़ा सा कम नहीं। और अगर आपने 1.25 घंटा दिया है तो इसका मतलब एट द कॉस्ट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पहला प्रश्न, मुझे डाउट नहीं है, और जितना आप गेन करेंगे उससे ज्यादा वहां पर लूज करेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है। दूसरी बात जो उभर करके आती है, पेपर कंप्लीट करना अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल यह उठता, जो आंसर आपने लिखा है वो आंसर को डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। मार्किंग तो इस पर निर्भर करेगा। अभी ही एक कॉपी 69th बीपीएससी मेंस की देखिए, 38 नंबर के क्वेश्चन में 6 अंक दिए गए थे आउट ऑफ 38, ओनली 6 मार्क्स, जबकि 4 पेज में लिखा गया था। नहीं तो कई बार हम लिख करके आते हैं और हम ये सोचते हैं कि यहां पर हमने बहुत अच्छा लिखा है और हमें अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन अंक आपको दिए इसलिए लिए नहीं जाते कि क्या आप जानते हैं। अंक इसलिए दिए जाते कि जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसको आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। और इसलिए देखें, हमारे क्लासेज की जो एक खासियत है, एक ब्यूटी है, जहां पर दूसरे जगह आप टेस्ट देंगे या आंसर लिखेंगे वो बहुत अच्छा लिखेंगे, वो 75 मार्क्स देंगे, हमारे यहां आपको 40% मार्क्स मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि उनको कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा आकर के दिखाया, ऐसे में उसको 160 नंबर है दिए गए, कहीं पर टेस्ट दे रहा था, कॉपी उसकी रंगी हुई है और रंगी होने के बाद 160 नंबर दिए गए। अब उसका आधार क्या है? उस बच्चे ने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना नंबर दे कैसे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें, मेरी बात ध्यान रखिएगा। आप में से जो लोग कमिटेड हैं, आप में से जो लोग सिंसियर हैं, राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट जितना आप रेगुलर क्लास के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि यहां समय ज्यादा आप हमारे साथ गुजारते हैं, ये इंटरैक्टिव होता है, और यहां पर केवल टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करते बल्कि प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, और टॉपिक को डिस्कस करने के बाद प्रश्नों के कंटेक्स्ट में उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करते। तो राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट जितने इफेक्टिव तरीके से यहां से संभव होगा, किसी दूसरे प्रोग्राम के जरिए संभव नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं, और मेरा अपना अनुभव कह रहा है, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए मेंटर भी हमारा अपना ये अनुभव कह रहा है। तो हमने चर्चा उसी की है, लेकिन आप अगर गौर करें तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन क्या होगा हमारे आंसर का। कल की चर्चा से पूरा का पूरा आंसर का प्रेजेंटेशन बदला हुआ है ना, या नहीं बदला हुआ है? नहीं। तो हमेशा यह चीज ध्यान रखें, क्या आप लिख रहे हैं ये सेकेंडरी है मार्किंग में, प्राइमरी क्या है, हाउ यू आर राइटिंग, कैसे आप लिख रहे हैं। नहीं, और वह कितना कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को कैसे रेस्पॉन्ड करता, प्रेजेंटेशन कोर और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अनुरूप है या नहीं, और आपका प्रेजेंटेशन जो है वह कितना इफेक्टिव है। सुमन ने एक प्रश्न पूछा है मेन पॉइंट के कंटेक्स्ट में, तो यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई बच्चे क्या करते, क्योंकि यहां से बाहर जाएंगे न तो एक बड़ी दुविधा होती है। बीमारी बतला रहा हूं जो अभी बच्चों में पाई जाती है, और उस बीमारी से अगर आप परिचित हो तो आपके लिए चीजें कंपैरेटिवली आसान होंगी। देखिए, हमारे यहां जो बच्चे हैं, सही मायने में पूछें तो उन्हें हमारे सानिध्य का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है, मोस्ट ऑफ द केस में मैं बात कर रहा।
और क्यों लाभ नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमारे साथ 2 घंटे समय आप गुजार रहे हैं, 10 घंटा घटा भी दें तब भी 12 घंटे समय आप उन लोगों के बीच गुजार रहे हैं जो इस तरह की बातें करता हूं जो मेरी बातों के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जैसे कई बार हमने सुना है डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, फोटो बनाओ। नहीं, जैसे डायग्राम, चार्ट और फोटो पर नंबर ज्यादा मिलेंगे। पर्सनली मैं इससे एग्री नहीं करता। ठीक है, दूसरी चीज मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं बनाइए, लेकिन आप एक दायरे को निर्धारित कीजिए। डायग्राम सप्लीमेंट्री रोल में हो, कंप्लीमेंट्री रोल में हो। अब डायग्राम भी आपने बना दिया और पता चला उन्हीं चीजों को दोबारा लिख भी रहे हैं, तो मुझे लगता है ये वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। उससे बेहतर है आप मत बनाएं। अगर डायग्राम आप बना रहे हैं तो इसलिए ना ताकि कम समय में ज्यादा चीजों को हम कह सके, तो कम से कम डायग्राम के जरिए जिस चीज को आपने डिपिक्ट कर दिया, डायग्राम के बाद आप एनालिसिस की ओर बढ़ जाएं, उन्हीं चीजों को रिपीट करने की बजाय। क्या अब मैंने क्या कहा? निदा फाजली का एक शेर मैं अक्सर कोट करता हूं, कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। पहले अगर मुझसे पूछें तो पहले मुझे भी यह लगता था कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है, लेकिन जब बीपीएससी की तैयारी में इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि अगर सही मायने में पूछे 4-5 वर्ष पहले तक मेरा इससे कोई नाता नहीं था। यूपीएससी पर हम फोकस थे। बीपीएससी कभी अपने बच्चों के लिए कुछ करवाना हुआ करवा दिया। बीपीएससी के लिए हम पटना आने के पहले अलग बैच नहीं चलाते थे। जब बीपीएससी ने आरटीआई के जरिए कॉपियां उपलब्ध करवानी शुरू की, उन कॉपियों को हमने एनालाइज करना शुरू किया, तो हमने देखा में अगर बिंदी आप छोड़ते हैं ना, तो एग्जामिनर उसको भी घेर देते हैं। इट मीन्स वो घेरना सिंबॉलिक है, लेकिन वो घेरना यह बतला रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनर आपकी कॉपी नहीं पढ़ता है। यह सोचना और यह कहना गलत है। अगर आप जाकर के देखें, कई जगहों पर क्वेश्चन मार्क लगा के बढ़ जाते हैं, कई जगहों पर टिक लगाते हैं, और इन दोनों का मार्किंग में अहम रोल होता है। इस बात को ध्यान में रखें। तो इसलिए मैं जो चीज कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा डायग्राम मत बना, लेकिन जबरदस्ती मत घुसे ने। ठीक है, और मुझे लगता है किसी भी आंसर का सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है कि अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एग्जामिनर को, हम आप में से किसी ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है? नहीं, तो जिन लोगों ने भी भाग लिया होगा, एक वहां पर लाइन यूज होता है। लाइन क्या यूज होता है? समय बहुत कम है, बातें बहुत अधिक हैं, तो हमारी कोशिश होगी कम से कम समय में अधिक से अधिक बातों को कह सकूं। नहीं, मैसेज हमें यहां पर भी वही देना होता या उससे इतर देना होता है? वही देना होता। जब आप रिपीट कर रहे हैं तो एग्जामिनर को मैसेज दे रहे हैं, अब हमारे पास नया कहने के लिए कुछ नहीं है। पहली चीज तो पहला फुल स्टॉप तो आपने वही लगा दिया, एग्जामिनर को लग गया कि इस लड़के का यही लिमिटेशन है, इससे अधिक ये कुछ नहीं जानता है। दूसरा आपने क्या मैसेज दिया? अब नया कुछ आप जानते भी नहीं हैं, फिर भी कुछ कहते हुए, लिखते हुए दिखना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सामने वाले को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिंपल सी चीज। ठीक है, और अगर आपको लगे सामने वाला जब तक बेवकूफ समझता है, आपको इस बात की समझ नहीं है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपको लगता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ समझ रहा है और बना रहा है, उसके बाद आप रिएक्ट करते हैं या नहीं? तो रिएक्ट तो एग्जामिनर भी करेगा, और एग्जामिनर कैसे रिएक्ट करेगा?
तो एग्जामिनर के रिएक्ट करने का अपना तरीका है, वो मार्क्स के स्तर पर रिएक्ट करेगा। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, माइनस स्टैट आप मार्किंग को देखें, स्पेशली मैं कह रहा, लोग कहते हैं सर पेपर 1 में तो दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है पेपर 2 में। अरे पेपर 1 में दिक्कत नहीं होगी तो पेपर 2 में भी नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा। आपको गलतफहमी है कि पेपर 1 में दिक्कत नहीं है, और इसलिए गलतफहमी है क्योंकि स्टैट अगर आपने साध लिया तो 72 में स्टैट में आपको 70 आ गया, 65 आ गया, उसने पेपर 1 की कमियों को ढक लिया। अगर स्टैट को माइनस करके पेपर जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 हिस्ट्री सेक्शन, सेक्शन 2 करेंट सेक्शन, और उधर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के मार्किंग पैटर्न को देखें तो आपको एक कॉमन ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। तो इस बात को रुक करके समझने की जरूरत है। जब तक इस बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए इंप्रूवमेंट संभव नहीं होगा। सॉरी टू से, बट आई विल से। ठीक है, लेकिन विडंबना इस मार्केट की यह है कि जितने जगह आपको टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, कॉपी इवेल्युएट करने वाले या तो उन्होंने कभी प्री क्वालिफाई नहीं किया है, या फिर अगर गलती से कभी क्वालिफाई कर दिया तो उनको डिमांड ऑफ क्वेश्चन का पता ही नहीं है। यहां पर पढ़ाने वाले टीचर को डिमांड ऑफ क्वेश्चन का पता नहीं है, कॉपी इवेल्युएट करने वाले की बात छोड़ दें। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा अभी आपके पास समय है, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें, और एक जगह अगर राइटिंग स्किल डेवलप हो गया तो उसका इंपैक्ट हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान में रखें। अब यह प्रश्न हो जाएगा या कोई दिक्कत होगी? बतलाइए, बढ़ूं आगे, बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक गुण? छोड़ दीजिए ना, ये आगे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे ना। प्रस्तावना में ओह, अरे प्रस्तावना में संवैधानिक उपबंध है, कहाँ कहाँ अनुच्छेद की चर्चा, तो वो आगे हम चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति व महत्व का मूल्यांकन करें। एक मिनट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति व महत्व का मूल्यांकन करें। क्या 45th? इसमें दिक्कत कहाँ आई? नहीं 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 नहीं, अब यहाँ पर देखो, इस चीज को समझना, जो चीजें मैं बतलाने जा रहा। प्रश्न दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक प्रश्न होता है एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे पिछला प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड था, पिछला प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न होता है डायरेक्ट, जैसे जो प्रश्न आपने इसके पहले भी पूछा, ठीक है, उसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जोड़ा गया है, ठीक है। उस प्रश्न में मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, बड़े स्पष्ट शब्दों में बतला दूं। उसमें करना यह है कि भारतीय संविधान में भारतीय राज्य को अगर समाजवादी कहा गया है, तो चाहे हम मौलिक अधिकार की बात करें, चाहे हम नीति निर्देशक के तत्वों की बात करें, उनके कौन कौन से अनुच्छेद भारतीय राज्य की समाजवादी प्रकृति की घोषणा करते हैं या भारतीय राज्य की समाजवादी प्रकृति को इंडोर्स करते हैं। अगर पंथ निरपेक्ष कहा गया तो वहां पर कंटेक्स्ट होगा कि पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, whether it is fundamental right
और इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उनके कौन कौन से प्रोविजन जो है इंडियन स्टेट के सेकुलर नेचर को इंडोर्स करते हुए आते हैं या सेकुलर नेचर को इंडिकेट करते हैं। एट द सेम टाइम अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की गई है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजन इंडिया के डेमोक्रेसी होने की संभावनाओं को पुश करते और रिपब्लिक होने की संभावनाओं को पुश करते। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हमने इकट्ठा कर दिया, हमारा काम हो जाएगा। नहीं, अगर इस प्रश्न में आकर के देखें तो यहां पर दो चीजें प्रियम्बल पर पूछी जा रही हैं आपको। एक पूछा जा रहा है प्रस्तावना की प्रकृति और दूसरा प्रस्तावना का महत्व। एक बार इसका इंग्लिश वर्जन प्रश्न बोलिए तो। इवैल्यूएट, प्रश्न निकालो। मतलब सीधे एकदम लगता है कि एकदम कोई लेके भाग ना जाए, ताला मार के रख दे। इवैल्यूएट the nature and significance of, evaluate the nature and significance of the preamble of Indian Constitution. यही है ना, नेचर और सिग्निफिकेंस ही है। कई बार टर्म जो होता है ना, हिंदी अंग्रेजी टर्म में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो चीज़ें बदल जाती। अब अगर यहाँ पर देखें, कल जब हमारे साथ चर्चा हो रही थी आपकी, तो उस चर्चा के क्रम में हमने क्या कहा था, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करें, तो मैंने कहा था कि यह जो है स्टैटिक ना होकर क्या है, डायनामिक है। कल मैंने चर्चा की थी ना, नहीं? तो नेचर ऑफ प्रियम्बल क्या है, डायनामिक है। और इसका डायनामिज्म जो है यह किसकी ओर इशारा करता, इसके लोचशील स्वरूप की ओर इशारा करता है। इसके फ्लैक्सिबल नेचर की ओर इशारा करता हुआ आता। जैसे आप देखेंगे, अब कनेक्टेड हैं दोनों पार्ट। प्रस्तावना के महत्व की चर्चा की थी और 5 बिंदुओं के कंटेक्स्ट में हमने प्रस्तावना के महत्व की चर्चा आपके साथ की थी। नंबर 1, प्रस्तावना जो है वह संविधान के प्राधिकार का संकेत देता है। इस बात का संकेत देता है कि भारत में सॉवरेंटी किसमें अंतर्निहित है, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया में। नंबर 2, प्रियम्बल के महत्व की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि प्रियम्बल नेचर ऑफ स्टेट की ओर इंडिकेट करता है, या प्रियम्बल यह बतलाता है इंडियन स्टेट कैसा होगा, सॉवरेन होगा, संप्रभु होगा। इंडियन स्टेट कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा। इंडियन स्टेट कैसा होगा, सेकुलर होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। इंडियन स्टेट कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, डेमोक्रेटिक होगा। और इंडियन स्टेट कैसा होगा, तो इंडियन स्टेट जो है वह रिपब्लिक होगा। तीसरी बात मैंने कही थी कि अगर प्रस्तावना के महत्व के कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो प्रस्तावना के महत्व की चर्चा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह पर्पस एंड मोटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करता है। नहीं, इस पर ऑलरेडी मैंने जस्टिस की चर्चा की, मैंने इक्वलिटी की चर्चा की, मैंने फ्रैटर्निटी मतलब लिबर्टी की चर्चा की, मैंने फ्रैटर्निटी की चर्चा की, हमने इंडिविजुअल के डिग्निटी की चर्चा की, हमने नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की आपके साथ चर्चा की।
अगेन इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो हमने प्रियम्बल के महत्व की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि प्रियम्बल जो है उन सिद्धांतों और आदर्शों का ज्येष्ठ है, उन विचारों, सिद्धांतों और आदर्शों का सार है। ये सब लिख चुके हैं, सार है जिस पर पूरा का पूरा संविधान आधारित है। और संविधान निर्माताओं ने राज्य से यह अपेक्षा की है कि वे उन आदर्शों के अनुरूप राज्य के शासन का संचालन करें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में प्रियम्बल की अहमियत को स्वीकार किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट संविधान के उन प्रावधानों को इंटरप्रेट करने में प्रियम्बल की सहायता लेता है जो जहां पर एम्बिग्युइटी है, जहां पर अस्पष्टता है। और प्रियम्बल का महत्व इस बात में भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में प्रियम्बल सहायक है। तो इसमें कुछ नया है, इसलिए मैंने कहा बतला इसलिए दिया क्योंकि आगे से सावधानी बरते। क्वेश्चन इकट्ठा करके केवल मुझसे पूछे मत। क्वेश्चन अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो एक बार घर पर बैठकर उन प्रश्नों पर काम करें। जो स्ट्रेट प्रश्न हैं उनको पूछने से परहेज करें क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। और जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हैं उन एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों को दीपक वीडियो ऑफ कर लें। जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों के कंटेक्स्ट में कहूंगा उसको जरूर पूछें, लेकिन उन प्रश्नों पर भी काम करें, उन पर भी काम करने की जरूरत है क्योंकि एप्लीकेशन मेरे बतला देने से डेवलप नहीं हो जाएगा। एप्लीकेशन को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए आपको एफर्ट देना होगा, प्रश्नों से जूझना होगा, सोचना होगा। धीरे धीरे गलती करेंगे। एक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, नहीं? बल्ब का आविष्कार किया। तो जब फाइनली बल्ब के आविष्कार में सफलता मिलती है तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि एडिसन महोदय, आपके इतने एक्सपेरिमेंट असफल रहे। एडिसन ने पत्रकार को वहीं पर रोक दिया। एडिसन ने कहा कि मेरे एक भी एक्सपेरिमेंट असफल नहीं रहे। दीपक, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वीडियो ऑफ कर ले प्लीज। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक भी एक्सपेरिमेंट असफल नहीं रहे क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि इस तरीके से बल्ब को इन्वेंट नहीं किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार आप इस बात को समझिए, आपको भी ये बातें समझनी है कि जब आप प्रश्नों से जूझते हैं तो कई बार आप गलत लाइन लेंगे। नहीं, आप हमारे साथ डिस्कस ना करें। जब हम डिस्कस करेंगे तो कई बार आप गलत लाइन लेंगे, कई बार सही लाइन लेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे तो जब आप सही लाइन लेंगे तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आपकी कोशिश होगी अंदर ही अंदर जो है, मतलब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। और जब अंदर ही अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में आपको लगेगा अपनी पीठ खुद थपथपा दे। हम भी तो यही सोच रहे थे। ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा और यह कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होना आपको अगले एप्लीकेशन और अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करेगा। और जब आप कहीं पर गलत साबित होंगे तो अपने को कोसेंगे, ओह कैसे इसको मिस कर गया, कैसे चूक गया। तो धीरे धीरे ये सेंस डेवलप होगा कि हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें कैसे नहीं सोचना है। ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ये सेंस डेवलप होता है। अब बातें समझ में आई या नहीं? तो इसलिए क्वेश्चन पर जूझें। और इसलिए जब भी प्रश्न पूछेंगे तो बीच बीच में मैं पूछ दूंगा कि यहां पर दिक्कत कहां पर आई।
और मेरा प्रश्न कि दिक्कत कहां पर आई, यह प्रश्न आपको असहज करेगा, यह बात भी बतला दूं, ठीक है। तो यह प्रश्न, यह टेस्ट करने के लिए है कि केवल आप प्रश्न कहीं से उठा करके ले आए हैं या उस प्रश्न पर आपने काम भी किया है या नहीं। और अगर काम नहीं किया है तो जो दबाव निर्मित होगा वो दबाव आपको प्रश्न पर काम करने के लिए बाध्य करेगा। क्लियर? आगे बतलाइए, नेक्स्ट। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट बतलाइए। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। क्या? प्रतिष्ठित दर्शन का औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। तो महत्व की तो चर्चा हो चुकी और औचित्य की चर्चा भी हो चुकी है। ये सब नहीं समझ क्या? ये सब नहीं समझ आता है। कौन? औचित्य का मतलब क्या है? पढ़िए, किस साल का है? बोलिए बोलिए प्रश्न। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। महत्व का ये प्रश्न है। सबसे पहले आप देखें, थोड़ा सा जो है पेशेंस, प्रश्न पर थोड़ा सा रुक करके काम करने की जरूरत है। यहां पर पूछा क्या जा रहा है? अगर इस प्रश्न को हम ब्रेक करें तब प्रश्न है प्रस्तावना में अंतर्निहित दर्शन। या इसको हम कहें, इसको अगर हम कहें तो यहां पर बात हो रही है कोर फिलॉसफी ऑफ द कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है नहीं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो आप में से कोई है जो इसकी कोर फिलॉसफी के बारे में कुछ बतला सके? कोई? समाजवादी राजनीति या मौलिक अधिकार से जुड़ा क्षमता और शक्ति जितने भी 6 प्रकार के अधिकार मिले मौलिक अधिकार। अच्छा अच्छा, और कोई बतलाइए, और कोई बतलाइए, कोशिश कीजिए। मैं चर्चा सब कर चुका हूं, चर्चा में कुछ अजीत और खुशबू उलझिए मत, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ये मैसेज आप लोगों को है। अगर कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो लेट हिम रिस्पॉन्ड, नंबर 1। दूसरी बात जो कहना चाहूंगा कि सुमन के लिए मेरा मैसेज है कि सुमन, इससे आपका लर्निंग आउटकम प्रभावित होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, मौका ऐसे आएंगे जहां पर आंसर को मैं फॉर्मेट करने के लिए दूंगा, नहीं दूंगा ये बात नहीं है,
क्योंकि क्लास में मैं ये काम लगातार करवाता रहता हूं, समझे। ऑन द स्पॉट जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है उनको फॉर्मेट करने देता, वो देखता हूं और फिर मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, ठीक है। तो इसीलिए जो है तीनों लोगों से कहूंगा, अदरवाइज मेरी बातों को मत लेंगे, फोकस करें। तो मैं ये बात कर रहा था। अब देखिए, दो शब्द मैंने यूज किए हैं और ये शब्द आपके आंसर को औरों के आंसर से शर्तिया डिफरेंट बनाएंगे। सारे लोग समानता की बात करेंगे, सारे लोग न्याय की बात करेंगे, सारे लोग स्वतंत्रता की बात करेंगे, सारे लोग पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, रिपब्लिक की बात करेंगे, संप्रभु की बात करेंगे, और सारे के सारे लोग जो है वो किसकी बात करेंगे? गणराज्य की बात करेंगे। एक प्रश्न अपने आप से जरूर पूछा करें आंसर राइटिंग के क्रम में, और जब आप आंसर लिखते हैं तो यह प्रश्न अपने आप से जरूर पूछा करें कि आखिर इस प्रश्न पर अगर आप यह उम्मीद करते कि इस प्रश्न पर, ठीक है, इस प्रश्न पर जो है वह क्या कह रहा था मैं? अब देखिए, हमें भी नजर पड़ जाती है तो हमारे लिए भी डिस्ट्रैक्शन होता है। ये जो ऑनलाइन में चल रहा है, क्या कह रहा था? हाँ, इस बात को अपने आप से जरूर पूछें कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दूसरों की तुलना इस प्रश्न में अधिक अंक मिलें, तो क्यों आपको एग्जामिनर अधिक अंक दे? आखिर आपने इस आंसर में ऐसा क्या लिखा है जो औरों ने नहीं लिखा है? नंबर 1। नंबर 2, जो औरों की तुलना आपके आंसर में वैल्यू एडिशन को इंश्योर करता है। दोनों बातें मैं कहूंगा। जैसे अगर इस प्रश्न को मुझे रेस्पॉन्ड करना हो, ठीक है, तो इस प्रश्न को रेस्पॉन्ड करने के मेरे तरीके अलग हैं। नहीं, अगर आप यहां पर आप जाकर के देखें तो पहली चीज पिक करूंगा, प्रस्तावना की योजना के पीछे अमेरिका की प्रेरणा है। संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से प्रेरित होकर के प्रियम्बल को प्लान किया, और प्रियम्बल में कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा आपको मिलती। और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो प्रियम्बल जो है वह एक और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित है, इसको अमेरिकी एवं फ्रांसीसी कर दे, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, यही डिफरेंस क्रिएट करना है। अभी ऑनलाइन में किन्हीं ने यह प्रश्न पूछा कि हम अपने आंसर को कैसे बेहतर बनाएं, ठीक है, तो इसी चीज को रिप्लाई कर रहा हूं कि कैसे हम अपने आंसर को औरों के आंसर से डिफरेंट बनाएंगे, क्या योजना कर, क्योंकि इस पहलू पर अभी तक चर्चा नहीं हुई। प्रश्न आया तब चर्चा कर रहा हूं। अगर आप देखें तब अमेरिकी क्रांति में स्वतंत्रता और समानता का नारा दिया गया था, और अमेरिकी क्रांति के स्वतंत्रता और समानता के नारे को विस्तार फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था वो क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इस स्लोगन का संबंध किससे जाकर जुड़ता? इस स्लोगन का संबंध जाकर के जुड़ता है पश्चिमी उदारवादी चिंतन से, वेस्टर्न लिबरल थॉट से। पश्चिमी उदारवादी चिंतन में अगर आप जाकर के देखें, पश्चिमी उदारवादी चिंतन में जाकर के देखें, अमेरिकी क्रांति भी वेस्टर्न लिबरल थॉट को रिप्रेजेंट करती है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी वेस्टर्न लिबरल थॉट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यहां पर स्वतंत्रता और समानता की व्याख्या किसके कंटेक्स्ट में की गई है? स्वतंत्रता एवं समानता की व्याख्या स्वतंत्रता और समानता की व्याख्या व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में की गई है। व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में की गई है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो यही वेस्टर्न लिबरल थॉट है। जो वेस्टर्न लिबरल थॉट जो है वह भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है? यह वेस्टर्न लिबरल थॉट जो है वह आपको पंथ निरपेक्ष, यह वेस्टर्न लिबरल थॉट जो है लोकतंत्रात्मक, और यह वेस्टर्न लिबरल थॉट जो है गणराज्य के जरिए अभिव्यक्त हो रहा है। ये सेकुलरिज्म, लिबरल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये तीनों के तीनों जो आइडिया हैं, इन तीनों का संबंध वेस्टर्न लिबरल थॉट से जाकर जुड़ता है। और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इंडिया जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री में, भारत जैसे देश में जहां पर विविधता है, सामाजिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है, भौगोलिक विविधता है, भाषागत वैविध्य है, निर्जातीय विविधता है, विविधताओं के इतने आयाम हैं, तो ऐसे देश में, विविधताओं से भरे ऐसे देश में अगर आप जाकर के देखें तो एक ऐसे स्टेट से यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि स्टेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंश्योर करे, विविधता में एकता को इंश्योर करे, क्योंकि विविधता में एकता को इंश्योर किए बिना नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को डिफेंड नहीं किया जा सकता था, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता था, संरक्षित नहीं किया जा सकता था। तो ये जो सेकुलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, और सेकुलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो स्टेट का है, यह कहीं ना कहीं जो है वह क्या करता है? इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंश्योर करता हुआ और उनके बीच फ्रैटर्निटी का आधार तैयार करता हुआ नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, ये तो लिबरलिज्म वाला डायमेंशन हो गया। और बस देखिए, कहने के तरीके को मैं बदल रहा हूं और प्रश्नों के कंटेक्स्ट में कुछ कुछ नई चीजों को लेकर के आ रहा हूं। जो नई चीजें आपके पास तब जाकर के मौजूद होंगी जब एक बार पूरे क्लास से गुजर चुके होंगे, तब इतनी चीजें आपके पास मौजूद होगी कि प्रश्नों के हिसाब से आप चीजों को अप्लाई कर सकें। चौथा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो वह क्या है? समाजवाद का असर।
नहीं। इसका समाजवाद का असर किन रूपों में दिखाई पड़ता? समानता पर जोर के रूप में, मैं पहले इस पर चर्चा कर चुका हूं। न्याय पर जोर के रूप में, नहीं। तीसरा, स्वतंत्रता और समानता की समुदाय के पक्ष में व्याख्या के रूप में, स्वतंत्रता और समानता की न्याय समुदाय के पक्ष व्याख्या के रूप में। अब थोड़ा सा फिर समझिए इस पहलू को। इस पहलू को समझेंगे, चीजें कंपैरेटिवली आसान होंगी। वेस्टर्न कंट्री की चुनौती अलग है, जहां पर वेस्टर्न लिबरल थॉट इमर्ज करते हुए आते। वहां की चुनौती क्या है और यहां के कंटेक्स्ट में हम देखें, यहां के कंटेक्स्ट में क्या है, तो दोनों के अंतर को समझें। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आप देखेंगे इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट की भी संभावना है, क्योंकि विविधता है नहीं। और विविधता अगर यहां पर मौजूद है तो विभिन्न समुदाय मौजूद हैं। वो भाषिक समुदाय हो सकते हैं, वो सामाजिक समुदाय हो सकते हैं, वो धार्मिक समुदाय हो सकते हैं, वो और कंटेक्स्ट हो सकता। तो एक समुदायों के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो समुदायों के कंटेक्स्ट में भी लिबर्टी और इक्वलिटी की जरूरत होगी, जस्टिस की जरूरत होगी। यह चुनौती वेस्टर्न कंट्री में नहीं थी। वेस्टर्न कंट्री में अगर आप जाकर के देखें तो समुदायों के भीतर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी। समुदायों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति वेस्ट में नहीं थी, समुदायों के भीतर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी। और चूंकि वहां समुदायों के भीतर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी, इसलिए वहां पर लिबर्टी और इक्वलिटी की बात इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में की जा रही। और हमारे यहां चूंकि कॉन्फ्लिक्ट इंटर कम्युनिटी भी है और इंट्रा कम्युनिटी भी है, समुदाय के भीतर भी है और समुदायों के बीच भी है, इसलिए हम उस लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस की व्याख्या इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में भी कर रहे हैं, और लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस की व्याख्या हम किसके कंटेक्स्ट में कर रहे हैं? हम कम्युनिटी के परिप्रेक्ष्य में भी कर रहे हैं। अब बातें समझ में आई या नहीं? बातें वही हो गई, लेकिन यहां प्रश्न का जो डिमांड है, कई बार जो आप लोग चुटका नोट्स पर डिपेंड करते हैं और चाहते हैं ओह एक पेज में, इसलिए आप लोगों की इसी कमजोरी को कोचिंग वाले ने पकड़ा है। और चूंकि आपकी कमजोरी उनकी पकड़ में आ गई, इसलिए अब कोचिंग वाले भी क्या कर रहे हैं, या तो मेरी किताब से उठा करके आंसर लाइन बाय लाइन उठा करके डाल देंगे, या अब उससे भी आसान तरीका हो गया, चैट जीपीटी पर जाएंगे, आंसर का जो फॉर्मेट होगा 2-4-10 शब्द इधर उधर करेंगे और उसको छाप करके आपको दे दिया जाएगा। तो अगर चैट जीपीटी पर ही करना है तो सुविधा आपके पास भी उपलब्ध है। उसके लिए कोचिंग संस्थान में 5,000 की फी देने की जरूरत क्या है? ऐसा है कि चैट जीपीटी आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो ज्यादा चार्ज लगेगा, ऐसा है? वो सुविधा आसानी से आपके पास उपलब्ध है। तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इसके कंटेक्स्ट में जब आप जाकर के देखेंगे तो यहीं पर जाकर इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो हम इसको कंक्लूड करेंगे। नहीं, एक डायमेंशन यहां पर जो है, ऑलरेडी जब हम इसकी चर्चा आपके साथ कर रहे तो महत्व वाले डायमेंशन तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहां पर महत्व की बात किसका है? दर्शन के कंटेक्स्ट में इस दर्शन का औचित्य और महत्व का परीक्षण है। ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस किया। क्लियर? नेक्स्ट बतलाइए। क्या इतना ही क्वेश्चन था? तो अब तो ये आपके क्वेश्चन रहे।
ठीक है, यहां तक में कुछ पूछना है कि नहीं को? तो ये आप लोगों ने दिखाया, और किन्हीं के पास कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए बोलिए। अगर किसी देश के साथ वाद विवाद में कोई निर्णय लिया जाता है तो बाहरी देश उसमें हस्तक्षेप करते हैं या उस देश को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता होती है। क्या है? सिनेमा देखते हो? हाँ? घर में माँ पिताजी लड़ते हैं कम या ज्यादा? कम ही लगता है, पहले होता था ज़्यादा। पहले ज्यादा होता था। नहीं, एक बड़ी रोचक चीज सुनाता हूं। एक पश्चिमी अस्तित्ववादी चिंतक हुए ज्यां-पाल सार्त्र। तो सार्त्र कहते हैं, वो कहते हैं प्रामाणिक जीवन की बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सार्थक जीवन ही प्रामाणिक जीवन है, और वो कहते हैं प्रामाणिक जीवन की दो शर्तें हैं। नहीं, पहली शर्त है स्वतंत्र जीवन, अर्थात ऐसा व्यक्ति प्रामाणिक जीवन जीता है जो अपने जीवन से संबंधित निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो। और दूसरा वो कहते हैं उद्देश्यपूर्ण जीवन, अर्थात जिसका जीवन अपने आप में उद्देश्य हो, वो किसी दूसरे के जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन नहीं हो। नहीं तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, नहीं वह ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी उसमें होनी चाहिए। तो जब माँ पिताजी को लड़ते हुए देखते होंगे तो मन में कुछ भाव आते हैं या नहीं? मन में भाव आते होंगे कि ना, इन लोगों की तरह मछली बाजार की तरह हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जो है नहीं, वो एक्सट्रीम प्रतिक्रिया है कि शादी ही नहीं करेंगे, समझे? तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आता है, जब सिनेमा देखते होंगे तो लगता होगा एकदम हम लोगों को इसी तरह रहना है, जैसे हीरो हीरोइन सिनेमा में या वेब सीरीज में पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहते हुए देखते हैं। तो वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ वैसा नहीं होता, ठीक है। आज के डेट में अगर आप देखें तो एक चीज समझें, अमेरिका भी संप्रभु नहीं है एब्सोल्यूट फॉर्म में, अमेरिका भी संप्रभु नहीं है, ये मैं कह रहा और एक एग्जाम्पल देके बतला रहा। ट्रंप ने घोषणा की कि 9 अप्रैल 2025 से नहीं 26% टैरिफ की व्यवस्था लागू होगी, नहीं, और 9 अप्रैल 2025 के शाम तक होते होते ट्रंप ने जो है उस व्यवस्था के लागू होने पर रोक लगा दी। कैसे रोक लगा दी? क्या बिना किसी दबाव के, या अचानक से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया? ट्रंप पर दोहरा दबाव था, एक अमेरिकन बाजार का, अमेरिकन उपभोक्ताओं का, अमेरिकन कॉरपोरेट का दबाव था, जिन्होंने उनको बोला कि इसको बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी और यह कदम अमेरिका के लिए सुसाइडल होगा। और दूसरा बाहरी दबाव था, क्योंकि इस बात का भी खतरा था कि अगर आप हायर टैरिफ लगाएंगे तो अभी चाइना रेसिप्रोकेट कर रहा है, कल के डेट में सारे कंट्री, अगर अधिकांश कंट्री रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देंगे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो तीसरी बात है कि इस बात का डर हुआ ट्रंप को, कहीं इसके कारण जो डिसऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें अगर डिसऑर्डर उत्पन्न होता है तो कहीं लास्टली ये चाइना के लिए बेनिफिशियल ना हो, यह चाइना के पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन ना करे। नहीं, इसलिए ट्रंप अंतिम समय में उन्होंने कदम पीछे खींच ली। नहीं, हमने कहा, आप आजकल पाकिस्तान की चर्चा 2-3 दिनों से सुन रहे हैं,
कि ऐसे पाकिस्तान में घुस जाएंगे, पीओके ऐसे ले लेंगे, वैसे ले लेंगे। कैसे अचानक ऐसा देश में क्या हो गया? मैंने आपके साथ कास्ट सेंसस विस्तार से डिस्कस किया, आज अपलोड भी हो गया। अचानक ऐसा क्या हो गया जिसमें, तो अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने बाहें फैलाई, ठीक है, और देखें वचनम किम दरिद्रम वाली स्थिति है, समझे। और हमेशा ध्यान रखें, ये ट्रंप की गलतियों से भी सीख सकते और हमारी सरकार की गलतियों से भी सीख सकते। अगर निर्णय लेते वक्त या कोई बात बोलते वक्त अगर आप ग्राउंड रियलिटी को ओवरलुक करते हैं तो अल्टीमेटली आप नेशन के प्रेस्टीज को दांव पर लगा रहे हैं और उसकी कीमत चुकानी होगी नेशन को। हो सकता है आप में से कई लोग हैं जिनको मेरी बात पसंद ना आए। बेसिकली हमने जैसे ये निर्णय लिया और ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान पर अटैक अब तब में कभी कर देंगे, तो उसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट हमने दिया, एक माहौल बनाने की कोशिश की और ग्लोबल कम्युनिटी में जाकर के हमने समर्थन जुटाने का प्रयास किया। और जब हम वहां गए तो हम देखे इससे पहले कि कोई हमारे साथ खड़ा हो, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, अमेरिका ने प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया कि भारत और पाकिस्तान जो है वो डायलॉग के जरिए अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। यूरोपियन कंट्री ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, युद्ध के विरोध में हैं और भारत पाकिस्तान को चाहिए कि जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको रिजॉल्व करे। तो अब इसके कारण क्या हुआ कि एक सिचुएशन था कि आप इनिशिएटिव ले लेते, देख लेंगे, तो परिस्थितियां फिर अलग होती नहीं। दूसरा है आपने इनिशिएटिव लेने की बजाय आपने ढोल बजाना शुरू किया, क्योंकि उसके पॉलिटिकल बेनिफिट हैं इंटरनल पॉलिटिक्स में, नहीं। तो जैसे ढोल बजाना शुरू किया, अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, और बाद में हमने देखा कई एनालिस्ट ने उस चीज पर चर्चा की। मैंने पासिंग रेफरेंस के साथ वर्कशॉप जिस दिन हुआ उसके अगले क्लास में हमने पासिंग रेफरेंस के साथ 2 रीजन पर चर्चा की थी, ठीक है। और अगर आप जाकर के देखें तो कंटेक्स्ट वहां पर यह उभर करके आता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल जो देश के भीतर उभर रहा था वो सरकार के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता था, और उस परिस्थिति से बचने के लिए नेशनल डिस्कोर्स को उसने कास्ट सेंसस के अप्रूवल के जरिए परिवर्तित करने की कोशिश की। और भी रीजन है, नहीं है ये बात नहीं है, जिस पर मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है, नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कहा सॉवरेंटी जो है ना, आप एब्सोल्यूट फॉर्म में सॉवरेन कोई नहीं है आज के डेट में। इंटरडिपेंडेंसी जैसे होगी सॉवरेंटी ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट होती जाएगी। जितनी इंटरडिपेंडेंसी होगी सॉवरेंटी उतनी रेस्ट्रिक्ट होगी। तो उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में ना देखें, उसको रिलेटिव कंटेक्स्ट में देखें, उसको सापेक्षिक संदर्भों में देखने की कोशिश करें। और जब उसको आप सापेक्षिक संदर्भों में देखेंगे ना, नहीं, तो जितना अमेरिका प्रेशर फ्री होकर निर्णय ले सकता उतना भारत प्रेशर फ्री होकर निर्णय नहीं ले सकता। जितना भारत प्रेशर फ्री होकर के निर्णय ले सकता उतना पाकिस्तान या अफगानिस्तान प्रेशर फ्री होकर के निर्णय नहीं ले सकता है। अब बातें समझ में आई? तो इसलिए बंधु एक बात ध्यान रखें, मैंने एक दिन और चर्चा की थी, जीवन के सत्य जो होते हैं सापेक्षिक होते हैं। सही और गलत कुछ नहीं होता, एक के सापेक्ष दूसरा सही हो सकता, दूसरे के सापेक्ष तीसरा गलत हो सकता है। क्लियर? तो आज यहीं पर रुकूंगा। प्रियम्बर पर कल मैं अपनी तरफ से प्रश्न उठाऊंगा जो कंप्लीट नए होंगे, उनमें कुछ प्रश्न यूपीएससी के भी होंगे। क्लियर? आज यहीं पर चर्चा। कल क्लास रखूं संडे को? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कल रखूंगा क्लास 6:30 बजे से। चलिए, क्या अब एक दिन ले लेने दो ना, अब कह दिया तो ठीक है। ओके, थैंक यू।